यूपी टेट के लिए आपकी एग्जाम की डेट्स भी फाइनल हो चुकी हैं और अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपको पूरा कोर्स भी कवर करना है और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवानी है। इसीलिए यूपी टेट परीक्षा के लिए बाल विकास का कोर्स हमने शुरू कर दिया था, जिसमें हमारी 7th क्लास है ना। और 1 नंबर पक्का इस वीडियो से आपको बाल विकास के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अधिगम के बारे में, है ना। अधिगम क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो बेसिक नॉलेज को आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक नॉलेज के बाद हम इसमें अधिगम के नियम हैं कुछ, वो पढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और इसको आप रीट परीक्षा के लिए भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, रीट के लिए भी देख सकते हैं। इसको आप सीटेट परीक्षा के लिए भी देख सकते हैं, सीटेट के लिए भी एक प्रश्न यहां से आता है ना। और यूपी टेट को तो पूरा टारगेट है ही। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिगम है क्या। जैसे कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, अच्छा अधिगम क्या है, ये चीजें आप पढ़ते आ रहे होंगे अपने बीटीसी बीएड जो अभी आपने किया होगा, कि आपने पढ़ा होगा कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या है, व्यवहार में परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। ये सीखना की परिभाषा आपने अपने बीटीसी डीएलएड में बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन इसमें क्या है, हर तरह का परिवर्तन नहीं होता। अधिगम का मतलब यानी कि सीखने का मतलब तो होता है व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन वो व्यवहार में परिवर्तन अगर किसी थकान की वजह से है, दवा बीमारी की वजह से है, तो उसको हम अधिगम नहीं कह सकते। ये चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात है। हमेशा याद रखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन जब आता है तो उसको हम सीखना कहते हैं, लेकिन सभी प्रकार के व्यवहार में जो परिवर्तन है उसको सीखना नहीं जा सकता, है ना। हर तरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बिना सीखे ही व्यवहार में परिवर्तन आता है। बच्चा पूरे दिन मान लीजिए खेल रहा है, शाम को आके वो थक गया है, तो व्यवहार में उसके आपको परिवर्तन दिखेगा, है ना। आपसे ज्यादा बातें नहीं करेगा, तुरंत आराम करने को जाएगा, है ना। तो वो जो व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा है आपको, वो अधिगम तो नहीं होगा ना। तो आप याद रखिएगा, सीखना व्यवहार में परिवर्तन तो है, लेकिन सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। ये व्यवहार में परिवर्तन अगर थकान से, किसी बीमारी की वजह से आता है तो ये सीखना नहीं है। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसी परिवर्तनों को हम सीखना कहेंगे। अच्छा, कौन कौन से परिवर्तन है जिनको हम सीखना कहेंगे? जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होते हैं, जिसका हमने अभ्यास किया है, जिसका हमने अनुभव किया है ना। हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है और उसके लिए हमने अभ्यास किया है। जैसे मान लीजिए मैं साइकिलिंग सीख रहा हूं, ठीक है, तो मैं साइकिल सीख रहा हूं, उसके लिए मैं अभ्यास कर रहा हूं। उसके बाद जो थकान होगी साइकिल सीखने के बाद, जो मैंने उस सीखा, वो जो मेरे व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसको सीखना बोलेंगे, है ना। यहां पर बीमारी की वजह से बच्चा थक जाता है, उसको सीखना नहीं बोलेंगे। साइकिल चलाते चलाते सीखते सीखते थक जाता है, उसको सीखना बोलेंगे। तो ये चीज आप याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य बालक के समायोजन में मदद करता है। कोई भी चीज हम सीखते हैं तो वो सारी चीजें एडजस्टमेंट में काम आती हैं। आप मान लीजिए ये सारी चीजें सीख रहे हैं, मैं आपको अधिगम पढ़ा रहा हूं, आप अधिगम कर रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि आपको एडजस्टमेंट कराएंगे, चीजें समायोजन करवाएंगे आपके पेपर में। मैं साइकिल सीख रहा हूं क्योंकि मुझे समायोजन करना है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना। तो जिनका उद्देश्य क्या होता है, समायोजन में मदद करना होता है। चलिए, आपको अधिगम समझ में आ गया होगा क्या है। व्यवहार में परिवर्तन है, सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, उसके पीछे अभ्यास और अनुभव होना जरूरी है। अब हर चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं होती हैं, तो उन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देख लेते हैं कि करके कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। सबसे पहले स्किनर की परिभाषा है। आप देखिए स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। याद करना ज्यादा कठिन नहीं है इस डेफिनेशन को। उत्तरोत्तर अगर आपको किसी डेफिनेशन में दिख जाए, आप क्या लगाएंगे? स्किनर लगाएंगे, ठीक है। तो उत्तरोत्तर सामंजस्य, उत्तरोत्तर यानी कि लगातार सामंजस्य करते रहना, वो जो प्रक्रिया है उसको सीखना बोला गया है स्किनर के द्वारा। दूसरी परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं सीखना को? नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। जब हम नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, नवीन प्रतिक्रियाएं करते हैं, नई नई चीजें करते हैं, वो जो प्रक्रिया है उसको हम सीखना कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज कर रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए साइकिलिंग का मैंने एग्जांपल लिया, मैं साइकिल सीख रहा हूं, तो जो नई क्रिया कर रहा हूं मैं ना, जब मैंने साइकिल शुरुआत करी सीखना, तो वो जो मैं नई क्रिया कर रहा हूं तो वही सीखना है ना। नवीन प्रतिक्रियाओं और नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है। किसने बोला है? वुडवर्थ ने।
अगली है क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन। किसकी है? क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? हम आदत जो होती हैं उनका ग्रहण कर रहे हैं, उनको अभिवृत्ति जो है उनका अर्जन कर रहे हैं। ये जो नया ज्ञान है उसका अर्जन कर रहे हैं, जो अभिवृत्ति है उसका हम अर्जन कर रहे हैं। तो यही सीखना है। किसने बोला है? क्रो एंड क्रो ने। गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य की डेफिनेशन क्या है? कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। जब हम अनुभव करते हैं चीजें, जब हम प्रशिक्षण लेते हैं, उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम सीखना कहते हैं। जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तन हो रहे हैं व्यवहार में, उसी को सीखना कहते हैं। तो वही डेफिनेशन किसकी है? वो गेट्स व अन्य की डेफिनेशन है। ठीक है, आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, परिभाषाएं समझ में आ गई। ये 4 परिभाषाएं आपको याद करनी है। अब बढ़ते हैं आगे। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? जब हम कोई चीज सीखते हैं तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहले जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है ये अधिगम। ऐसा नहीं है कि अधिगम किसी आयु तक जाकर रुक जाए। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है ना। जैसे गांव में बोला जाता है ना कि जो भी कुछ काम कर रहे हैं तो अपने बुजुर्गों से सलाह लो, है ना। वो बात ऐसे ही नहीं बोली जाती है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। उनसे सलाह लेने की बात इसलिए बोला जाती है क्योंकि उनको अनुभव होता है, वो अपने जीवन भर कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, है ना। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक प्रकार का परिवर्तन है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं और भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो मैंने आपको बताया ना, व्यवहार में परिवर्तन आता है। ऐसे ही व्यवहार में परिवर्तन का क्या मतलब है? उसके विचारों में भी परिवर्तन आएगा, उसकी इच्छाओं में भी परिवर्तन आएगा, उसकी भावनाओं में भी परिवर्तन आएगा। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, व्यवहार, विचार, इच्छाएं, भावनाएं, इन सभी में परिवर्तन आता है सीखने से, है ना। तो सीखना क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। ये इसकी विशेषता हुई। आगे है, अधिगम के द्वारा विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, मान लीजिए मैं बाइक सीख रहा हूं चलाना, मैं क्यों सीख रहा हूं? मेरी समस्या है कि मुझे 10 किलोमीटर तक साइकिल नहीं चला पाता मैं, इसलिए मैं बाइक सीख रहा हूं। तो समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? अधिगम के द्वारा। सीखना सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति संसार में कुछ भी अगर सीख रहा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? आप किस लिए सीख रहे हैं? क्योंकि आपका एग्जाम है ना। तो बिना किसी उद्देश्य के कभी भी अधिगम की प्रक्रिया नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। अच्छा, कोई एक कंडीशन बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और उस कंडीशन में बताइए कि इसके पीछे क्या है। सब लोग एक एक करके कंडीशन बताएंगे और आपस में ही आप सब लोग उसका आंसर करेंगे, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए अभी मैं बोलूंगा कि मैं भाला फेंकना सीख रहा हूं, है ना। मान लीजिए मैं दौड़ करना सीख रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि मुझे एथलीट बनना है, मुझे ओलंपिक्स में जाना है, मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना है ना। तो इस तरह की सिचुएशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई भी। अधिगम का स्थानांतरण होता है। अधिगम ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में सीख लिया तो दूसरे में काम नहीं आएगा, दूसरे क्षेत्र में वो जरूर काम आता है। आपने साइकिल चलाना सीख ली और रोड पे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो आपको बता दिया जाता है ना कि आपको लेफ्ट साइड में ही चलना है। फिर जब आप लोग बाइक चलाना सीखेंगे तो वहां पर भी आपको पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा कि आपको साइड कौन सी चलनी है? लेफ्ट ही। आप साइकिल सीखो, मोटरसाइकिल सीखो, स्कूटर सीखो, गाड़ी सीखो, आपको चलना किधर है? लेफ्ट में। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होंगे तो ट्रैफिक रूल्स आपको याद करने हैं, आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे ट्रैफिक रूल्स किस में काम आएंगे? बाइक चलाने में भी काम आएंगे। तो जो अधिगम है उसका स्थानांतरण होता रहता है, यानी कि दूसरे क्षेत्र में भी वो लाभकारी होता रहता है। जैसे मान लीजिए मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के सवाल पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स मैथ में भी आ जाते हैं। तो दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा है? अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम सक्रिय है। ऐसा नहीं है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो एकदम सुप्त अवस्था में हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। सक्रिय है। अधिगम जब भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूं, तो साइकिल ऐसा नहीं है कि सुप्त अवस्था में सीख रहा हूं, वो आपको सक्रिय रूप से दिखेगा। मुझे सक्रिय रहना पड़ेगा तभी मैं कुछ सीखूंगा, बिना सक्रिय रहे मैं कुछ भी नहीं सीख सकता, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा और सारे नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। आप अपने खुद के नोट्स बनाते जाइएगा,
बालक तभी कुछ सीखता है जब स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग ले, है ना, और वो तभी सीखेगा जब वो उसमें खुद से भाग लेगा, यानी कि सक्रियता उसमें दिखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी अधिगम की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। अधिगम की अगली विशेषता है कि अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। औपचारिक से चीजें, औपचारिक का क्या मतलब होता है? औपचारिक का मतलब वही तो होता है जिसमें समय, स्थान, टीचर निश्चित होता है। तो बच्चा जो विद्यालय में अधिगम कर रहा है वो औपचारिक होता है क्योंकि समय और स्थान वहां पर निश्चित है। लेकिन रास्ते में चलते हुए जा रहा है, कुछ सीख रहा है, अपने घर पर रहकर कुछ सीख रहा है, तो वहां पर समय निश्चित नहीं है, फिर भी सीख रहा है, उसको अनौपचारिक कहते हैं। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से होती है ना। चलिए यहां पर अधिगम की विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर एक बुक है दोस्तों, आप पूछते हो ना कि यूपी टेट के लिए बुक्स बताएं सर, तो यूपी टेट के लिए सबसे बेस्ट बुक रहती है चाक्षु पब्लिकेशंस की। इसमें थ्योरी भी रहती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी रहता है और हर क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन रहता है ना। तो इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं अपने नज़दीकी बुक स्टोर से। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप इसकी विषय सूची देख सकते हैं, सारे चैप्टर इसमें कंप्लीट है। बाल विकास है ना, अधिगम है, जैसे जो अधिगम पढ़ा रहा हूं वो अधिगम इसमें भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी चीजें हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अधिगम को कौन प्रभावित करेगा? शिक्षण विधि। बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है, एक टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो जो शिक्षण विधि का प्रयोग टीचर कर रहा है वो उसको जरूर प्रभावित करेगी। शिक्षण विधि विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रभावशाली वैज्ञानिक होगी उतनी ही वो अच्छी होती है और बालक अच्छे तरह से सीखता है ना। और बोला भी जाता है कि कक्षा में बहुत सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं कक्षा में। कोई किसी शिक्षण विधि से अच्छे से सीखता है, कोई किसी शिक्षण विधि से अच्छे से सीखता है, कोई व्याख्यान विधि से सीख रहा है, कोई कहानी लेखन विधि से सीख रहा है ना। तो ये शिक्षण विधि मैटर करती है, कौन सी शिक्षण विधि एक टीचर यूज कर रहा है। रुचि, बच्चे की रुचि भी होनी चाहिए। जिस टॉपिक को टीचर सिखा रहा है उसमें बच्चे की रुचि भी होनी चाहिए। अगर बच्चे की रुचि ही नहीं है, जैसे बोला जाता है ना कि प्रस्तावना कौशल में सबसे पहले बच्चे की रुचि जागृत करो, उस टॉपिक में जो पूर्व ज्ञान है उसको निकालने की कोशिश करो, जिससे बच्चे की रुचि जागृत होगी उस टॉपिक में। तो वो इसीलिए किया जाता है, रुचि जागृत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि होनी चाहिए। अगर रुचि नहीं है तो वो अधिगम को जरूर प्रभावित करेगा, बच्चा सीखेगा ही नहीं। आगे है आपका अभिप्रेरणा। बच्चा मोटिवेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा डिमोटिवेटेड है, घर से लड़के रास्ते में किसी से लड़के आ रहा है, उसको चोट लगी है, मोटिवेटेड ही नहीं है। आप कक्षा में पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके प्रति आपको बच्चे को मोटिवेटेड यानी कि अभिप्रेरित करना पड़ेगा। बच्चा जब तक उस विषय को पढ़ना आरंभ नहीं करेगा जब तक वो अभिप्रेरित नहीं होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। अधिगम की जो पहली सीढ़ी है, हमारी अधिगम की जो प्रक्रिया है उसकी पहली सीढ़ी ही अभिप्रेरणा होती है। इसको आप लिख लीजिए, वेरी वेरी वीआईपी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया की पहली सीढ़ी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण उसको प्रभावित करता है। अब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कक्षा में बिठाकर, जमीन पे बच्चा बैठा हुआ है और बराबर में कूड़ा इतना ज्यादा है कि बदबू आ रही है। तो वातावरण कक्षा का ऐसा होना चाहिए कि एकदम अनुकूल होना चाहिए बच्चे के, तभी बच्चा सीखेगा। प्रतिकूल वातावरण में अधिगम की प्रक्रिया संभव नहीं होती है। पढ़ने के लिए उचित प्रकाश होना चाहिए कक्षा में, वायु होनी चाहिए साफ, सफाई होनी चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण, ये सारी चीजें कक्षा में होनी चाहिए, तभी बच्चा सीखेगा। तो वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक थकान, बच्चा शारीरिक रूप से थका हुआ है तो वो अधिगम को प्रभावित जरूर करेगा। थका हुआ बच्चा कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। तो शारीरिक थकान अधिगम को प्रभावित करती है। मानसिक थकान भी अधिगम को प्रभावित करती है। आप बच्चे को सुबह से पढ़ाए जा रहे हैं, आपने गैप नहीं दिया है, फिर लगातार आप पढ़ाई जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी मानसिक थकान हो जाती है। या बच्चा कोई गेम्स खेल कर आ रहा है और मान लीजिए कोई भी गेम्स है उसमें शारीरिक रूप से भी वो लगती है और थकान होती है और मानसिक रूप से भी। तो बच्चा गेम खेल कर आप उसको तुरंत पढ़ाने बैठ गए, है ना, तो मानसिक रूप से थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए पहले,
थका नहीं होना चाहिए। परिपक्वता, बच्चा परिपक्व होना चाहिए सीखने के प्रति। जो टॉपिक आप उसको पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के प्रति वो मैच्योर होना चाहिए, उसको वो समझ जाए। ऐसा नहीं है कि आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं, सेकंड क्लास का फर्स्ट क्लास का बच्चा है, अब वो कहाँ से सीख जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो परिपक्व होना चाहिए। जो बच्चा है उसकी आयु के अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसकी आयु के अनुसार ही विषय वस्तु और पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। तो ये चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं। कौन कौन प्रभावित करेगा? परिपक्वता प्रभावित करेगी, मानसिक शारीरिक थकान, वातावरण, अप्रेरणा, रुचि और टीचर की शिक्षण विधि, ये सारी चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो बेसिक चीजें हम आज की वीडियो में इसमें पढ़ रहे हैं। बेसिक चीजें हमने पढ़ी हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम कठिन नहीं होना चाहिए, उबाऊ नहीं होना चाहिए, अरुचिकर नहीं होना चाहिए। बच्चे उसमें रुचि उत्पन्न करें। ऐसा नहीं है कि बच्चा उसमें ऊब जाए पढ़ते पढ़ते, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरल होना चाहिए पाठ्यक्रम। कैसा होना चाहिए? सरल और रोचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रोचक। रोचक पाठ्यक्रम होगा तो बच्चा अपने आप जल्दी सीखेगा। तो ये सारी चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, है ना। तो आज हमने केवल बेसिक चीजें पढ़ी हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अधिगम के नियम पढ़ेंगे। अधिगम में बहुत सारे सिद्धांत हैं, है ना, उनको पढ़ेंगे। तो 3-4 दिन उसमें भी लग जाएंगे, बहुत सारे सिद्धांत हैं। चलिए, और मैं सारे सिद्धांत कवर करूंगा बेसिकली, ऐसे 8 से 10 सिद्धांत पूरे जो जितने भी हैं सारे कवर कर दूंगा, जिसके आपके यूपी टेट रीट में भी क्वेश्चन फंसे और आपके सी टेट में भी क्वेश्चन फंसे, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। और जिसको भी यूपी टेट के लिए बाल विकास की बुक चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Amazon, फ्लिपकार्ट पर हमारी बुक्स को, ये जो बुक्स हैं चाक्षु पब्लिकेशन की, इनको 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। तो वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके एटलीस्ट आप एक बार इनको चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कि कैसी बुक्स हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।